स्मिता तिवारी, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। आज मैं बीए द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों के साथ शिव प्रसाद रुद्र काशिकी के चर्चित उपन्यास बहती गंगा पर बात करने जा रही हूँ। इस उपन्यास के बारे में बात करने से पहले हम लेखक के बारे में संक्षेप में जानेंगे। रुद्र जी का जन्म 1911 में काशी में हुआ। इनकी शिक्षा काशी के ही हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। रुद्र जी अपने जीवन काल में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के साथ साथ इन्होंने कई पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी किया। रुद्र जी हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधाओं में बराबर अधिकार रखते थे और वे एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, व्यंग्यकार, पत्रकार एवं चित्रकार भी थे। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि उपन्यास में बहती गंगा, सुचिताज और गीत और व्यंग्य गीत में ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी, नाटक दशा समेत, इस तरह की इनकी ये प्रमुख कृतियाँ काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई और उनका देहांत 1970 में हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यह निष्ठा उनके साहित्य में भी व्यक्त हुई है। उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति बहती गंगा को कई विद्वानों ने उसे उपन्यास माना है तो किसी ने उसे कहानी संग्रह माना है, क्योंकि बहती गंगा को ऊपर से देखने पर शीर्षक के माध्यम से वह अलग अलग कहानी के रूप में दिखाई देती है। तो इस उपन्यास में कुल 17 कहानियां हैं, किंतु उन कहानियों के द्वारा काशी और उसके निकटस्थ क्षेत्रों का तकरीबन 2 शतक का इतिहास हमारे मानस पटल पर आने लगता है। वस्तुतः ये कहानियाँ ऊपर से तो स्वतंत्र हैं, पर यह भीतर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम इसे जोड़कर या संगठित करके देखते हैं तो यह 200 वर्षों के काशी के 200 वर्षों के ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में दिखाई देती हैं। इन कथाओं का समय अलग अलग है। जैसे हम देखेंगे कि पहली जो कहानी है वो है गाइए गणपति जगवंदन, जिसका समय है लगभग उसका समय 1750 ईस्वी है, जो क्लाइव का शासनकाल है, लेकिन उसके गर्भ से वारेन हेस्टिंग का शासनकाल झांकता हुआ नजर आता है। दूसरी कहानी है घोड़े पे हौदा हाथी पे जीन, और ये कहानी जो है ये वारेन हेस्टिंग्स के धन लोलुपता और अत्याचार की कहानी है और इसका समय जो है तकरीबन 1780 ईस्वी है। तीसरी कहानी नागर नया जाला काला पनिया रे हरी, ये सन 1800 ईस्वी की घटना है। और चौथी कहानी सूली ऊपर सेज पियाकी का संबंध 1805 ईस्वी से है। इसी तरह पांचवी कहानी आए 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 का जुड़ाव तकरीबन सन 1810 ईस्वी से है। और जो इसकी अगली कहानी है वो है अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी रहे, ये सन 1858 ईस्वी की घटना है। रोम रोम के वज्र बल का समय लगभग सन 1875 ईस्वी है। और इसकी जो आठवीं कहानी है वो शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा, इसका संबंध 1880 ईस्वी से है। तो इस तरह इन सभी कहानियों का अपना अपना अलग महत्व है। और बहती गंगा में सम्यक रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन 17 कहानियों के मूल कथा तत्व को पकड़ना बहुत जरूरी है। और यदि इसके मूल्यांकन की इसकी बात करें तो यह सच तो यह है कि इस कृति जिस कृति ने रुद्र जी को इतनी ख्याति दी या उन्हें स्थानीय प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालकर अखिल भारतीय क्षेत्र का कथाकार का दर्जा दिलाया, और जो साहित्य प्रेमियों द्वारा अनिवार्य रूप से निरंतर पढ़ी जाती रही, ऐसी कृति बहती गंगा का अभी तक जैसा मूल्यांकन होना चाहिए नहीं हो पाया है। और इसका कारण भी
रुद्र जी को पता था, वो भली भांति आलोचकों की नियत और अपनी नियति से परिचित थे, और वह एक जगह लिखते भी हैं कि हिंदी आलोचना कृति को नहीं कृतिकार को देखकर की जाती है, जिसमें अपने गुट का सविशेषण ध्यान रखा जाता है। बहती गंगा पर चर्चा कुछ इस तरह आधे अधूरे मन से हुई है कि इसे आंचलिक उपन्यास मानने वालों ने इसके लोक जीवन तथा लोक गीतों के साथ लोक जन के आवेगों, संवेगों, इच्छा, आकांक्षाओं के लगाव व जुड़ाव पक्ष की तह में जाने का जोखिम नहीं उठाया है, और न ही भाषा के सरल सहज पात्र तथा देश काल के अनुरूप प्रवाह और लालित्य की ओर ध्यान दिया गया है। तो आइए अब हम इस बहती गंगा की कहानियों की बनावट, बुनावट और उसकी भाषा पर ध्यान देते हैं। बहती गंगा एक आंचलिक उपन्यास है और यह अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के साथ सघन मिथकीय ताने बाने के कारण यदि बनारस एक ऐतिहासिक तिलिस्म है, तो बहती गंगा इस तिलिस्म को भेदता और परंपरा, सभ्यता और संस्कृति में आवाजाही करता एक ऐसा उपन्यास है जिसे एक बार पढ़कर नहीं समझा जा सकता है, और यह एक पाठक के लिए एक चुनौती है। पाठक बहती गंगा को पढ़ते हुए कई विकल्पों के दरवाजे खुले रखता है। कुछ आलोचकों ने इसे आंचलिक उपन्यास माना है क्योंकि इसमें काशी के 200 वर्षों के वैशिष्ट और लोक विश्वासों के को अंकित करने का प्रयास किया गया है, और यदि देखा जाए तो बहती गंगा का वैसा कोई नायक नहीं है जैसा कि प्रचलित अर्थ में उपन्यास में होता है। तो 200 वर्षों की अवधि काशी का परिवर्तमान है के स्वरूप ही वस्तुतः इस केंद्र में होने से काशी ही इसका नायक है। तो बहती गंगा में रुद्र बताते हैं कि बनारस में गालियाँ जनानी और मर्दानी होती हैं। गालियाँ आदि जैसे जरतुआ, मरकिनौना, दाढ़ी जार, दाढ़ी बोक, निर्बंसिया, निगोड़ा, कुक्कुर, निपुता, कोढ़ियल है, तो निश्चित है कि यह स्त्री मुख से प्रसाद के रूप में झरी है। जबकि पुरुषोचित गालियों में भी लैंगिक भदेशपन प्रायः नहीं है। रुद्र जी ने इन कहानियों में काशी का जो जीवन प्रस्तुत किया है वह मुख्यतः यहाँ के निम्न वर्गीय लोगों का जीवन है, किंतु मौज मस्ती, अक्खड़पन से भरा हुआ काशी का आनंदवादी जीवन किन्हीं वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसकी यह बड़ी विशेषता रही है कि इसमें छोटे बड़े, धनी गरीब, साक्षर और निरक्षर, सभी मालिक मजदूर सभी समान रूप से एक रस रहे हैं, और भारतेंदु युग में भारतेंदु और तेगली की मित्रता इसका प्रमाण है। और यही कारण है कि रुद्र जैसे सचेत और सुविज्ञ कलाकार भी अपने युग में इस जीवन धारा से तादात्म्य स्थापित कर सके हैं। और यह ठीक है कि अब काशी के जीवन धारा से जीवन का यह जो शाश्वत आनंदवादी एक रस प्रवाह आधुनिकता की चट्टान से टकराकर शतछिन्न हो रहा है, और अब वह वर्गीय विभाजन की दूरियां यहाँ भी दिखाई देने लगी हैं। रुद्र की पैनी दृष्टि से यह सत्य ओझल नहीं रह सका, और उन्होंने बहती गंगा की अंतिम कहानी सारी रंगडारी लाल लाल में उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। और इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि रुद्र की प्रतिभा केवल सामंत युगीन काशी के मानस का ही गोचर प्रत्यक्ष कराने में समर्थ नहीं है, बल्कि उनकी युग चेतना अपने में युग की एक वर्तमान प्रवृत्तियों को भी सहज ही समाहित कर सकती थी। रुद्र अपनी कहानियों में एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जीवन के तटस्थ चित्र पुण्य शक्ति, संवेग और मानसलता से उतारते हुए भी
मुख्यतः अपनी प्रखर बौद्धिकता की ही छाप पाठक पर छोड़ते हैं। आज के किसी भी आंचलिक कथाकार की रचना के पीछे हमें रुद्र की इस बौद्धिकता के दर्शन नहीं होते हैं। तो यद्यपि आंचलिक दृष्टि से यदि देखे जाने पर बहती गंगा काशी के आंचलिक जीवन का सबसे शक्तिशाली और सवाक चित्रपट है। रुद्र जी की तटस्थ कलाकार दृष्टि सुधा के इस वाक्यों से स्पष्ट हो जाती है। वह कहती है कि बुर्जुआ संस्कार है। वह एक जगह कहती है इस उपन्यास में कि बुर्जुआ संस्कार में मुझे तो कुछ विशेष अंतर नहीं दिखाई देता लल्लन बाबू। एक में हृदय के रोग जो है आवश्यकता से अधिक है। गंगा की दूसरी बड़ी विशेषता है उसके जीवंत पुरुष और नारी चरित्रों की सृष्टि में देखी जा सकती है। रुद्र की सर्वजना शक्ति में का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उन्होंने गुंडों, वेश्याओं, कस्बीनों और रखैलों की जीवन कथा को उपजीव्य बनाकर जो कथा सृष्टि की है, उसमें इन चरित्रों की आंतरिक भाव संपदा ऐसी उज्ज्वल आभा और गरिमा से मंडित हो उठती है कि वे अदम्य शौर्य, साहस, अनुपम प्रेम और निष्ठा के प्राणवान प्रतीक बन जाते हैं और एक बार उनसे साक्षात्कार होने पर पाठक उन्हें फिर कभी भूल नहीं सकता। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद और जैनेन्द्र के कुछ चरित्रों को छोड़कर ऐसी अविस्मरणीय कथा साहित्य के अन्य चरित्रों के साथ शायद ही जोड़ी जा सकती है। दाताराम, नागर, भंगड़ भिक्षुक, चित्रकार रामदयाल, झालर महाराज, शिवनाथ सिंह, बहादुर सिंह, कजली गाने वाला टुन्नू तक बेनी, तमोली कुछ ऐसी अविस्मरणीय पुरुष चरित्र हैं जो अभी तक काशी की जनश्रुतियों में अपना स्थान बनाए हुए हैं और जिन्हें रुद्र ने अपनी लेखन से अमर कथा नायकों का रूप दे दिया। आधुनिक कथा साहित्य ने परंपरागत ख्यातिवृत्ति धीरोदत्त नायकों को अपदस्थ कर साधारण से साधारण व्यक्ति में असाधारणत्व की खोज की और पश्चिमी कथा साहित्य में यही हुआ है और यही प्रेमचंद ने भी किया है। प्रेमचंद ने होरी और सूरदास जैसे साधारण चरित्रों को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान की है। इसी परंपरा में और इसी प्रौढ़ता के साथ रुद्र ने भी अपने चरित्रों का निर्माण किया है, किंतु इन चरित्रों की अपनी विशेषता यह है कि सैकड़ों वर्षों से एक नगर की अनुश्रुतियों में जीवित रहने वाले चरित्रों को उन्होंने कथा का विषय बनाया और उनके द्वारा पूरे युग के सांस्कृतिक परिवेश को पुनर्जीवित कर दिया। यह एक और कठिन कार्य था जिसे उन्होंने पूरा किया। प्रसाद ने गुंडा कहानी से काशी के पुराने गुंडों के नैतिक मूल्यों को जिस सहानुभूति से प्रश्नीय बनाया है, रुद्र ने उसी पृष्ठभूमि में नागर और भिक्षुक की रचना की है। काशी के पुराने सांस्कृतिक वातावरण से कहीं अधिक व्यापक फलक पर अवतरित किया है। रुद्र ने इस एक नए ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जबकि काशी के शंभूराम पंडित, बेनीराम पंडित, मौलवी अलीउद्दीन कुबरा और मुंशी फयाज अली तथा मिर्ज़ापुर के बनकट मिसिर जैसे लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी और जी हजूरी करके बड़े आदमी बने हुए थे, नागर और भिक्षुक जैसे गुंडे विदेशी मलिच्छों के खिलाफ घृणा और विद्रोह के प्रतीक बने हुए थे। उनके प्रति जन श्रद्धा का एक बहुत बड़ा कारण उनकी इस दिलेरी में देखा जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में इसी गुंडा वर्ग का टुन्नू कजली वाला जो कजली गाता है, जिसने गांधी युग में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के अभियान को अपनी कजली से लोकप्रिय बनाता है, गांधी के स्वदेशी
प्रेम और विदेशी बहिष्कार से शुरू होकर सत्याग्रह आदि आंदोलनों को जन आंदोलन का रूप देने वाले किस वर्ग के कौन लोग थे और इन आंदोलन ने उनका कैसा नैतिक उत्थान किया और उनमें किस उच्च कोटि के त्याग और बलिदान की भावना उभरी, इसका हिंदी कहानियों में सबसे अधिक सांकेतिक, सघन और मार्मिक अभिव्यक्ति यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा शीर्षक कहानी में होती है, जिसका नायक टुन्नू है। यह कहानी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में सारे देश में हजारों लाखों की संख्या में उपेक्षित वर्ग के लोगों द्वारा किए गए उस अनुपम त्याग और बलिदान का महान गौरवपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी तुलना में तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं के त्याग नगण्य है और उपेक्षित वर्ग के मौन अविज्ञापित त्याग और बलिदान का लाभ स्वार्थी वर्ग का नेतृत्व आज उठा रहा है। जैसा कि यह पहले से उठता आ रहा है, इसी का परिणाम आज नक्सलवादी मार्क्सवादी हिंसा में दिखाई देता है, जो फिर उन्हीं उपेक्षित वर्गों में प्रवेश कर रहा है। युग चेतना कथाकार रुद्र ने एही पार गंगा और ओही पार जमुना, दिया क्या जले जब जिया जल रहा है, सारी रंग डारी लाल लाल जैसी कहानियों में क्रम से इस हिंसा की उग्र होती हुई प्रवृत्ति की दलितों की भावभूमि के साथ एकाकार रूप में दिखाया है। जब हम पुरुष चरित्र के मुकाबले रुद्र द्वारा चित्रित नारी चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो उनकी सूक्ष्म जीवन दृष्टि हमें आश्चर्यचकित कर देती है और इस क्षेत्र में तो वे सर्वथा अतुलनीय है। नागर की प्रेयसी सुंदर भंगड़ भिक्षुक की प्रेयसी गौरी बचपन में अपने जान बचाने वालों को सर्वात्म भाव से समर्पित चिर विरहिणी और निर्भीक बलिदानी रकिया पति स्मृति की एक माला के सूत पर सारी जिंदगी काट देने वाली भिखारिनी की प्रेम कथाएं इन साधारण स्त्रियों को जिस उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित करती हैं, उसका हिंदी कथा साहित्य में कोई सानी नहीं है। यह इन एक निष्ठ प्रेयसियों के मुकाबले प्रौढ़ वयस्का वेश्या दुलारी का नववयस्क टुन्नू के प्रति, गंगा का विधुर और असहाय बेनी तमोली के प्रति, आपाततः नारी द्वेषी रघुवीर को घृणा करने वाली कुसुम का उसी के प्रति, पति की उपेक्षा से जिसका जीवन उजड़ गया प्रेम के लिए प्यासी उस सुधा का शर्मा के प्रति जो प्रेम है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके उदात्त मानवीय मूल्य का अनुसंधान कर पाना कहीं अधिक पेचीदा और कठिन कार्य है, जिसमें लेखक को असाधारण सफलता मिली है। और इन चरित्रों के माध्यम से लेखक ने नारी की नैतिक और सामाजिक मुक्ति के लिए गांधी युग से चलाए जाने वाले आज तक के आंदोलनों की चेतना को अत्यंत सजीव और संवेदनात्मक स्तर पर परखा और व्यक्त किया है। अंत में कुंठित नारित्व के भावनात्मक विद्रोह की जिस शक्ति और सौंदर्य से उसने अपनी अंतिम कहानी सारी रंगडारी लाल लाल में सुधा के माध्यम से व्यक्त किया है, वह आज भी की बड़ी से बड़ी यथार्थवादी कहानी से भी दुर्लभ है। शिल्प की दृष्टि से भी बहती गंगा एक अद्वितीय कृति है, जिसे मान्य परिभाषाओं के अनुसार न तो आख्यान संग्रह कहा जा सकता है और न उपन्यास। हम इसके सभी कथा प्रसंगों को उस मूल सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न पक्ष कह सकते हैं, जिसे समन्वित प्रभाव से हम फिर से उस वातावरण में सांस लेने लगते हैं। यही वातावरण इसका प्रधान है, किंतु इसके साथ ही साथ एक ही कथा प्रसंग के विशिष्ट चरित्र का नाम आगे के दूसरे प्रसंग में देकर और दोनों की भावान्विति बैठाकर कथाकार ने कथाबंध
के शिल्प में एक नया चमत्कार पैदा कर दिया है। और एक पीढ़ी से जैसे दूसरी पीढ़ी पैदा होती है अपने बिल्कुल ही नए परिवेश में, उसी तरह एक कथा से दूसरी कथा का भावबोध हमें एक नए अनुभूति स्तर पर उठा ले जाता है। यूँ तो प्रत्येक के भीतर नाटकीयता, विशद परिवेश चित्रण, चरित्रों की वेशभूषा और भाषा की यथातथ्य जगह जगह मन स्तर की जो भावधारा है, और कभी उज्जवल प्रकाश में उच्छल भाव से मुखरित होकर बहने वाला जो भाषा प्रवाह है, वो सभी अत्यंत ही मुग्धकार हैं। और लेखक ने फ्लैशबैक और संस्मरणशील शैली का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है, और इस तरह से ये कहानी या शिल्प की दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती कहानियों को बहुत पीछे छोड़ देती है। लेखक ने काशी के आंचलिक मुहावरे और भाषा का व्यवहार बड़े ही सजीव ढंग से और संयमित ढंग से इसने प्रस्तुत किया है, जिसमें रचना के सार्वदेशिक अपील में कोई बाधा नहीं आती है। आज की आंचलिक आख्यायिकाओं इस लक्ष्य से कोसों दूर है। यह कृति अपने आप में एक अनुपम कृति है।